आज हम आरोह पुस्तक से कक्षा 12वीं के रघुवीर सहाय को पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 को 1929 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, आरंभिक रचनाएं, कविताएं जिनका नाम दिया है, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। उन्होंने पत्रकारिता में काम किया और भारत के ऑल इंडिया रेडियो जो आप रेडियो पर गाने वगैरह सुनते हैं उसके हिंदी विभाग में भी वो काम किया उन्होंने। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान एक पत्रिका है और नवभारत टाइम्स आपका अखबार समाचार पत्र, इनसे भी उन्होंने संबद्ध रहे, इसमें भी उन्होंने काम किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिल चुका है। मृत्यु हुई 1990 में। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। नागर चेहरा से मतलब है कि जिसमें नगर की, शहर के चीज़ों के बारे में बात की जाती है। उनके जो पात्र हैं, उनकी जो भाषा है वो शहर की भाषा है, जैसे चौराया, सड़क, बस, दफ्तर, ये चीज़ें जो शहरों में मिलती हैं। और उसकी जो भाषा है वो भी खड़ी बोली भाषा है, इसीलिए उन्हें नागर चेहरा कहा जाता है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म उनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अब वो पत्रकारिता से भी जुड़े थे और वो मूल रूप से क्या थे, पत्रकार ही थे, लेकिन उसके साथ वो कथाकार और एक कवि भी थे। तो वो जो भी कुछ ऐसी बुराइयों के बारे में लिखते हैं, समाज की बुराइयों के बारे में, तो उसे सिर्फ एक खोजी पत्रकारिता की तरह नहीं छोड़ देते कि एक उन्होंने केस को हैंडल किया, बल्कि वो कुछ प्रश्न भी छोड़ते हैं और वो मनुष्य को सोचने के लिए, पाठक को सोचने के लिए भी उसको मजबूर कर देते हैं कि वो सोचे कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये उनकी लेखन की, उनकी रचना की विशेषता है कि वो सिर्फ खोज नहीं करते पत्रकार की नज़र से, बल्कि वो एक कथाकार की तरह से, साहित्यकार की नज़र से समाज को एक संदेश भी देते हैं और समाज को उसके लिए झकझोरते भी हैं, उसको जागरूक भी करते हैं। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। उन्होंने जातीयता के ऊपर या इस तरह की जो चीज़ें हैं, समाज का हिस्सा हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। इसलिए उनके दोनों पाँव वर्तमान में ही गड़े हैं। वर्तमान में गड़े से अर्थ है कि जो वर्तमान में समस्या उनको दिखाई दी जब वो थे, वही उन्हीं समस्याओं के बारे में, उन्हीं को अपना पात्र बना करके, अपना विषय बना करके उन्होंने लेखन कार्य किया। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। पत्रकार थे तो पत्रकार तो बहुत सारी बुराइयों को देखता है, समाज के बिल्कुल कुरूप जो उसका दृश्य है उसको पूरी तरह से देखता है, उसमें उलझता है, जानता है, देखता है। तो वो चीज़ उन्होंने देखी। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार, यानी कि उन्होंने किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को क्या नहीं किया, अपने अस्वीकार नहीं किया या उसे उन्होंने अयोग्य नहीं समझा, मैं अमहत्वपूर्ण नहीं समझा, उसे भी उन्होंने पूरा बराबर का सम्मान दिया और उसको भी पूरी महत्ता दी, उसको भी महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया। तो यहाँ पर बड़े और छोटे का अर्थ क्या था कि जिन चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, जिन किरदारों के बारे में, जिन विषयों के बारे में बात नहीं करना चाहते, उन विषयों के बारे में भी रघुवीर सहाय ने खूब लिखा। जैसे महादेवी वर्मा है, वो एक अपनी काम करने वाली जो उनके घर में एक सेविका है, वो उसके बारे में पूरा लिख सकती हैं। तो वो क्या है कि ऐसे लोगों के बारे में लिखना जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसी तरह से रघुवीर सहाय ने भी ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा जिनके बारे में मनुष्य बात नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर छोटे बड़े का जो फ़र्क है वो मिट जाता है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा।
रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने जो बड़े लोग होते हैं उनके बारे में भी, उनकी भी बुराइयों, उनकी भी कमियों के बारे में उन्होंने बेबाकी से लिखा, बिना ये डरे कि इससे उसका हश्र क्या होगा। अब है अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये उनका एक संग्रह है, कविता संग्रह, जिसका नाम है जो लोग भूल गए हैं। उससे उन्होंने एक कविता आपके लिए यहाँ प्रस्तुत की है, कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया इंटरव्यू लेता है लोगों का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेता है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स का इंटरव्यू लेता है, सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेता है, तो उसी में वो एक अपाहिज का भी इंटरव्यू लेता है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने मीडिया को तो एक पात्र बनाया है, माध्यम बनाया है, लेकिन वो ऐसे लोगों के बारे में भी बताना चाहते हैं जो लोग, ऐसे अपाहिज लोगों के बारे में, विकलांग लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनहीन होते हैं। तो इस तरह से रघुवीर सहाय अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों को मतलब उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो स्थिति है, उसके बारे में समझना चाहिए और संवेदनशील बनना चाहिए उनके प्रति। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि इस कविता को पढ़ने के बाद आपका मन खुद झकझोरेगा कि आप कितने संवेदनशील हैं ऐसे लोगों के प्रति जो आप जैसे नहीं हैं। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। और उनका जो अंत है इस कविता में, कि जब शुरू हुआ था इंटरव्यू, साक्षात्कार, तो उसमें करुणा दिखाने का प्रयास था कि अपाहिजों के प्रति, विकलांगों के प्रति लोगों के मन में संवेदनशीलता पैदा हो, वो उनके प्रति संवेदनशील बने, उनके बारे में सोचें, गंभीर बने, भावनात्मक रूप से जुड़ें। लेकिन कविता का अंत आते आते, साक्षात्कार का अंत आते आते, जो मीडिया है वो खुद ही संवेदनहीन हो गया। ये कैसे हो गया वो आप कविता में देखेंगे। तो यहाँ पर इस रचना से, इस बात से, इस वाक्य से और कवि जो है अपने पाठकों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं को भूलना नहीं चाहिए, हमें उससे बाहर नहीं रहना चाहिए और उनके प्रति हमें भावनात्मक रूप से जुड़ के रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। अब आपके सामने कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, ये साक्षात्कार चल रहा है, आपको उसे साक्षात्कार के को ध्यान में रख करके उसके चित्र को, उसके दृश्य को आपको अपने दिमाग में सोच करके इसे पढ़ना है, तब आपको ये कविता समझ में आएगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद।
ये थी आपकी पूरी कविता। और मेरे विचार से अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो साक्षात्कार था उसका अंत क्या हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई। तो अब आप इसका अर्थ भी समझ लें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। जो साक्षात्कार लेने वाली जो टीम है, जो साक्षात्कार लेने वाला जो इंसान है, वो दूरदर्शन पर बोलेगा। दूरदर्शन पर क्यों? क्योंकि जब ये कविता लिखी गई थी उन दिनों इतने सारे सैटेलाइट्स नहीं थे, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो दूरदर्शन पर ही कार्यक्रम आते थे, इसीलिए उन्होंने दूरदर्शन नाम लिया है। ठीक है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। जो मीडिया वाला है वो खुद को समर्थ शक्तिवान मान रहा है क्योंकि उसको पूरे हाथ पाँव है और शरीर से पूरा है, वो विकलांग नहीं है, लेकिन साक्षात्कार ले रहा है एक विकलांग का। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल जिसमें हमारी बराबर बल नहीं है, कमी है कुछ। एक बंद कमरे में, आप जानते हैं जो साक्षात्कार होता है स्टूडियो में, वो एक कमरा होता है और वो चारों तरफ से बंद होता है जिससे बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके। तो वो बता रहा है कि हम एक दुर्बल इंसान का साक्षात्कार लेंगे और बंद कमरे में लेंगे। अब आगे कैसा होगा वो इंटरव्यू, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब जो अपाहिज है वो दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ पाँव, आँख, कान, नाक में कहीं परेशानी है, तभी वो अपाहिज है, विकलांग है। फिर भी साक्षात्कार करने वाला जो मनुष्य है वो उससे पूछेगा, अच्छा तो क्या आप अपाहिज हैं? अब सोचिए, जिसके अंदर खुद ही कमी है, अंधे इंसान से पूछा जाए क्या तुम अंधे हो, तो उसको कैसी पीड़ा होगी, उसको कैसा लगेगा। तो ये प्रश्न जो है वो कितना निरर्थक है और कितना तकलीफ दे भी है। तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर हम उससे पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हैं। किसी से ये पूछना कि वो बहरा क्यों है, गूंगा क्यों है, क्या इस सवाल का कोई जवाब हो सकता है? ऐसी बातें पूछनी चाहिए। ऐसी बातें मन को दुखी करती हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब हम उससे तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, यानी कि जो इंसान विकलांग है, जो एक साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है, उसका तो हमेशा ही उसको ये तकलीफ होती होगी कि मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। फिर हम उससे अगर ऐसे सवाल पूछ भी लें तो वो कितना ज़्यादा चोट खा जाएगा, कितना तकलीफ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि साक्षात्कार है, प्रश्न ही ऐसे संवेदनहीन प्रश्न हैं जिसमें उसकी पीड़ा के बारे में सोचा ही नहीं गया है, तो इन प्रश्नों को ही कवि जो हैं वो संवेदनहीन मानते हैं और ऐसे प्रश्नों को निरर्थक मानते हैं। आगे देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा दिखाओ यानी कि उसके चेहरे पर जो उस पीड़ा से भाव आएंगे। जो साक्षात्कार करने वाली टीम है वो चाहती है कि वो जो भाव हैं वो चेहरे के भाव जो हैं वो पूरे दर्शकों को, जो दूरदर्शन देख रहे हैं उनको ठीक से दिखाई दें, जिससे लोगों को पता चले। लेकिन इस दिखाई देने में, अपने साक्षात्कार को सफल बनाने में, आपने उस व्यक्ति की जो आत्मा थी उसे झकझोर के रख दिया, उसे आपने व्यथित करके रख दिया, दुखी कर दिया। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जल्दी बताइए, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसका एक फिक्स टाइम है कि उसे आधा घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू ख़त्म कर लेना है। तो उसको समय की भी कीमत है। उसे उस विकलांग व्यक्ति की जो अपाहिजपन है, जो उसकी तकलीफ़ है, जो उसके शारीरिक कमी है, उसके बारे में उसको कोई फिक्र नहीं है। साक्षात्कार लेने वाली टीम को, उस व्यक्ति को सिर्फ अपने साक्षात्कार को सफल बनाने का मतलब है, जिससे कि उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए और उसका चैनल जो है वो बहुत अच्छा कहलाए, उसकी टीआरपी बढ़ जाए। तो इस तरह से हम कितने ज़्यादा अपने आप को, अपने स्वार्थ के लिए हम संवेदनहीन हो जाते हैं दूसरों की तकलीफ़ों के लिए। ये ही इस कविता का उद्देश्य है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब ये सवाल कितना ज़्यादा निरर्थक है और कितना जो है भावनाहीन है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। किसी को दुखी होकर अच्छा लगता है क्या? किसी को अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा होकर के अच्छा लगता है क्या? ऐसी बातें किसी से पूछना मतलब आप उसकी जो चोट भगवान ने उसको दी है उस पर और ज़्यादा चोट पर चोट कर रहे हैं। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, और फिर जो साक्षात्कार की टीम है उसको इशारे कर करके समझाने की कोशिश करेगी कि वो उनमें से किसी एक इशारे पर बोल दे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है।
क्या हम अपनी कमियों के बारे में बता सकते हैं, हम अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता सकते हैं, हम कैसा लगता है? हम नहीं बता सकते। ये तकलीफ़ें भावनाएं होती हैं और अंदर हमारे हृदय के अंदर होती हैं, इनको हम शब्दों में नहीं दिखा सकते, बता सकते। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे। तो जो वो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, जो विकलांग व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, वो बेचारा नहीं जवाब दे पाएगा तो उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तब तक साक्षात्कार टीम का जो प्रश्न है वो बदल जाएगा, क्योंकि उनके पास समय की कीमत है और उन्हें अपंग व्यक्ति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। थोड़ी कोशिश करिए, अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते, जो हम फिल्मों में भी देखते हैं कि गरीब आदमी की गरीबी को बहुत ज़्यादा उससे दिखाया जाता है, खुल करके दिखाया जाता है, और ये भुला दिया जाता है कि गरीब आदमी को ये चीज़ देखकर कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। एक अंधे आदमी के लिए हम ये सब चीज़ें फिल्मों में भी देखते हैं। तो वो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए करते हैं, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ जाए, उनकी वैल्यू बढ़ जाए, उनको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम उसको ये प्रश्न इतनी बार पूछेंगे जब तक कि वो रो नहीं जाएगा, तब तक हम उससे प्रश्न पूछते ही रहेंगे। अब कोई भी इंसान है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा वो करेंगे, या तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा या वो रो जाएगा। अब वो क्योंकि कैमरे के आगे है तो गुस्सा तो हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि वो रोने लगेगा। अब देखिए, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और जो हम दर्शक होते हैं ना, वो भी हम सोचते हैं, हम फिल्म भी देख रहे होते हैं और हमें लगता है जब कोई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है तो हम भी पीछे से कमेंट्री करते रहते हैं, हाँ अब ये रोने वाला है, अब ये रोने वाला है। क्यों? हमारी सोच भी वैसी ही हो गई है। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति है, वो खुद भी वो कह रहा है कि जो दर्शक हैं वो भी इंतज़ार करेंगे कब ये अपंग व्यक्ति रोए, कब ये विकलांग व्यक्ति रोए, और इस तरह से दर्शक भी उसके रोने का, यानी उसके तकलीफ़ का जो फिर वो प्रदर्शन होगा, उसके इंतज़ार करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना कि हम किसी की तकलीफ़ को उजागर होने दें या उसे हम रोने दें, लेकिन हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम भी उस कार्यक्रम को बड़े आराम से देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, और इधर जो है क्या होगा, दृश्य बदल जाएगा। वो कैमरे को हटा करके एक सेकंड के लिए उसका मेकअप कर दिया जाएगा और उसको फूली फूली मोटी मोटी आंखें कैमरे की टेक्निक से दिखा दी जाएंगी, जिससे दर्शकों को ये पता चल सके कि हाँ, जो व्यक्ति था विकलांग व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा रोया। चाहे वो नहीं भी रोया होगा, लेकिन मीडिया को क्योंकि अपना प्रचार करना है, अपने कार्यक्रम को सफल दिखाना है कि हमने ऐसे किसी का वो लिया, साक्षात्कार लिया, तो उसके लिए वो खुद मेकअप करके या अपने कैमरा की टेक्निक से उसकी आंखों को बहुत ज़्यादा मोटी मोटी फुली फुली दिखा देंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसकी आंखों को हम बार बार, आप देखते हैं ना कि जो आजकल चैनल्स आते हैं उनमें दिखाते हैं एकदम से हाईटेक, बहुत मोटा मोटा, बहुत बड़ा बड़ा, बिल्कुल बोल्ड उसमें कि हाँ बिल्कुल सच में ऐसा ही था। तो वैसा ही वो मीडिया जो है उसको दिखाएगा। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, होठों पर, उसकी आंखों को और होठों को दिखाया जाएगा। कसमसाहट का मतलब तकलीफ़ के भाव जो इंसान के होठों पर आते हैं, जो वो कह नहीं सकता, लेकिन वो तकलीफ़ उसके होठों से और उसकी आंखों से पता चलती है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और जब ये मोटी मोटी आंखें और जो उसके होठों की कसमसाहट दर्शक देखेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ, ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा वो है। तो आप जो है उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो मीडिया वाला उसे दिखाना चाहता है। तो दर्शकों की सोच भी मीडिया की सोच के साथ मिल जाएगी। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और उसमें कुछ जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति होंगे, वो उसकी मोटी मोटी आंखों को देख करके खुद भी रोने लगेंगे, जैसा अक्सर हम फिल्मों में करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा छूने वाला, हमारे मन को छूने वाला कोई दृश्य आ जाता है, कोई ऐसा सीन आ जाता है, तो बहुत सारे दर्शक होते हैं जो फिल्म देखते देखते रोने भी लगते हैं। तो यही उसका मकसद होता है फिल्म बनाने वाले का, और यही मकसद था या मीडिया का। अब इस कविता के माध्यम से यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर यह पता चलता है कि जो मीडिया था वो दिखाने तो बैठा था करुणा। किसकी करुणा? ऐसे अपंग व्यक्तियों के प्रति करुणा की।
लेकिन जब उसने अंत में उससे ऐसे जो प्रश्न पूछे वो दिखाते दिखाते और उसको जो रुला दिया, वो उसकी मीडिया की क्रूरता थी, क्रूएल्टी थी कि वो ऐसे लोगों को रुला रहा है जिसको नहीं रुलाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो अपंग है, जो विकलांग है, वो क्या है, वो बिल्कुल असहाय है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या ये बात सच है? हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपंग हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बड़े कलाकार हैं, वो हमसे ज़्यादा समर्थ हैं। आपने एक बुधिया, बिहार का बुधिया के बारे में सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा कि वो एक बहुत छोटा बच्चा है और उसके पैरों में भी परेशानी है, हाथ में भी परेशानी है, और उसके बाद वो जो है उड़ीसा का जो बुधिया है उसके जैसा ही दौड़ना चाहता है, और उसने जो है कितना बहुत कम टाइम में 5 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, सुबह सुबह, क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा। उसके अलावा आजकल हम देखते हैं पैरा ओलंपिक होते हैं। पैरा ओलंपिक में सारे जितने भी उसमें प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो कितने कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स लेके आते हैं, वहाँ खेलने जाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। आपने एक बॉम्बे में एक व्यक्ति था जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, नहीं मतलब हाथ नहीं है और पैर है, वो पैर की उंगली से, अंगूठे और उंगली के बीच में पेंसिल को दबा करके और बहुत सुंदर पेंटिंग करता है, लिखता भी है पैर की उंगली से। हम उल्टे हाथ से लिखने में तकलीफ होती है और वो ऐसा व्यक्ति पैर की उंगली से जो है, पैर की उंगली में पेंसिल दबा करके उससे लिखता है। तो आप ये देखिए कि विकलांग लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो असमर्थ हैं। ठीक है, उनके हाथ पाँव में कमी है, कुछ शारीरिक अक्षमता है उनके अंदर, लेकिन वो भी जीना सीख जाते हैं और वो भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं और वो हमसे आगे भी निकल जाते हैं। तो ये कहना कि नहीं वो जो है उन्हें सिर्फ हमेशा रोना ही चाहिए, ये एक संवेदनहीन बात है। हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उन्हें हमें अपने ही जैसा एक मनुष्य समझना चाहिए, जिसको जो भी मतलब उनके जीवन में है उसके प्रति उनकी भी वही भावनाएं हैं जो हमारी भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर कवि जो हैं ऐसे लोगों के प्रति हमारे दिल में भावनाएं जगाना चाहते हैं, हमें संवेदनशील बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम उनके प्रति एक मनुष्य होकर मनुष्य की तरह सोच सकें। ठीक है, ये थी आपकी कविता और उसका भावार्थ हम प्रश्न उत्तर उससे दूसरे प्लेटफॉर्म से करवाएंगे। आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।